इस एक वीडियो के अंदर आई विल पर्सनली मेक श्योर कि सीएफए के आसपास जितने भी डाउट्स हैं ना सारे क्लियर हो जाएंगे। जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज, लेवल्स, क्या होता है, किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो बाय मी। अगर पता नहीं है, चैनल पे पहली बार आए हो, आई मेक अ लॉट ऑफ फाइनेंस वीडियोस। आई हैव डन एफआरएम, एमएससी इन फाइनेंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, सीएफए, ऑल ऑफ दीज कोर्सेज माई सेल्फ। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और बाकी सारी चीज़ें जो भी सीएफए के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं सब कुछ आई विल कवर इन दिस वीडियो। चैनल पे पहली बार आया हो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इवन बिफोर आई बिगिन विद सीएफए का फुल फॉर्म, सीएफए होता क्या है? बिकॉज यार हमारे में क्या होता है, सब लोगों को मास्टर्स के बारे में पता होता है कि ठीक है, कॉमर्स का बच्चा या तो सीए करेगा या बीकॉम करने के बाद में या बीबीए करने के बाद में अपना एमबीए के लिए चला जाएगा। ये सब कुछ पता है सबको। बट पिछले 4-5 सालों में आई थिंक पोस्ट कोविड खास करके लोग बाकी कोर्सेज भी एक्सप्लोर करते हैं। कुछ अकाउंट्स से कोर्सेज एक्सप्लोर करते हैं, सीपीए, एसीसीए, सीएमए विच आर अपार्ट फ्रॉम सीए, और कई लोग फाइनेंस से करते हैं जिसमें एफआरएम या फिर आपका सीएफए या सीएआईए, ये सारे कोर्सेज आते हैं। मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो हु इज़ लुकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज़, गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर के अंदर जाके, एफआरएम और सीएफए अकेले दो बड़े ऐसे कोर्सेज हैं जिसको आपको देखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन या फिर अपार्ट फ्रॉम योर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले जानो कि सीएफए होता क्या है। अगर मुझे सीएफए करना है, उसकी फीस क्या है, उसकी पैकेजेस क्या लगते हैं, वो सब तो बहुत बात की बात है। सीएफए होता क्या है? इफ़ आई एम आस्किंग यू दिस राइट अवे कि आपने चलो कहीं पर सुना सीएफए का या आपने कहीं पढ़ा सीएफए का, सीएफए होता क्या है? सीएफए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। नाम से पता चल रहा है कि ये एक फाइनेंस कोर्स है। इसके अंदर 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैं राइट अवे कर देता हूँ, जो मुझे पता है कमेंट में आता है कि क्या लेवल 1 के बाद अच्छी जॉब लगेगी या लेवल 2 भी करना पड़ेगा, 3 भी करना पड़ेगा? देखो यार, लेवल 1 के बाद अच्छी जॉब शायद ही लगेगी। शायद क्यों बोला मैंने? शायद भी इसलिए बिकॉज अगर आपका ग्रेजुएशन कॉलेज अच्छा है देन ओनली यू कैन गेट अ गुड जॉब आफ्टर डूइंग सीएफए लेवल 1। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा ग्रेजुएशन का कॉलेज या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलेज भी बहुत अच्छा नहीं था, देन यू नीड टू डू एटलीस्ट सीएफए लेवल 2 टू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। ये प्लीज़ भूलना मत, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में ही आंसर कर दिया ताकि कोई इनकन्वीनियंस ना हो। अब यार बिफोर वी प्रोसीड कि यार लेवल 2 ठीक है, समझ गए, 10 सब्जेक्ट समझ गए, लेवल 3 होते हैं टोटल, समझ गए, सब कुछ समझ गए, इसकी कोई एलिजिबिलिटी है या फिर नहीं है? बहुत ही सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत ही सिंपल सा। व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर सीएफए या जब भी आप सीएफए का एग्जाम दे रहे हो, लेवल 1 ही दोगे पहले, तो लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। जब भी आप सीएफए लेवल 1 दे रहे हो, यू शुड बी एटलीस्ट इन योर सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, जो कि होता है ऑलमोस्ट सब लोग जो भी सीएफए का प्लान करते हैं, जो सीएफए देते हैं, वो मोस्टली अपने सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या उसके बाद में ही देते हैं। सो यू विल बी एबल टू फुलफिल दिस क्राइटेरिया। मेरे टाइम पे इशू था, पहले क्या होता था, 3 साल पहले या 2 साल पहले क्या था सिस्टम, ये नहीं था। आपको अपने ग्रेजुएशन की 3rd ईयर में होना होता था सीएफए देने के लिए। दैट इज़ वाई आई डिड माई एफआरएम पहले। एफआरएम मैंने सेकंड सेमेस्टर में ही दे दिया था एंड आई वाज नॉट अलाउड टू गिव सीएफए इन द फर्स्ट ईयर एंड द सेकंड ईयर। तो मैंने पहले एफआरएम किया था इसी रीज़न की वजह से। अब ये रीज़न चेंज हो गया है, आप अपने सेकेंड ईयर में भी सीएफए दे सकते हो, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर कोई एलिजिबल हो जाता है फॉर सीएफए। अब डिटेल में बात करते हैं सारे लेवल्स के बारे में, बिकॉज वो बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, बट फीस स्ट्रक्चर क्या होता है और उनमें होता क्या है? देखो, लेवल 1 का मैं बताता हूँ। इट्स अ कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। लेवल 1 की बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होता है। एमसीक्यूज में भी 3 ऑप्शन होते हैं, 4 या 5 नहीं होते, जो कि कुछ बाकी एग्जाम्स में होता है। इनफैक्ट एफआरएम के अंदर भी 4 ऑप्शन आते हैं। सीएफए के अंदर जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो 3 ही ऑप्शन मिलते हैं आपको। आपका जो भी एग्जाम होता है साल में 4 बार होता है लेवल 1 का। लेवल 2 या लेवल 3 नहीं बोल रहा हूँ, लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। 4 बार होता है साल में, फरवरी में होता है, मई में होता है, अगस्त में होता है और नवंबर में होता है। आप किसी भी एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हो। यहाँ से आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉस्ट क्या है। देखो, सीएफए के अंदर ना 2 कॉस्ट होती है। एक होता है आपका एग्जाम का कॉस्ट, जैसे हम किसी कॉलेज का पेपर देते हैं या कैट का एग्जाम देते हैं तो एक एग्जाम फीस लगती है कि चलो 2,000 रुपये दो, 5,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, उसका एक एग्जाम फीस हम बोलते हैं। सीएफए के अंदर एक होती है वन टाइम एनरोलमेंट फी, जो लेवल 1 पहली बार लाइफ में दे रहा होता है उसको देने होते हैं बस। भगवान ना करे अगर आप लेवल 1 क्लियर ना करो एक बार में, अगर आप दूसरी बार भी लेवल 1 दे रहे हो तो भी वो एनरोलमेंट फी नहीं लगती है। सो इट्स अ वन टाइम पेमेंट ओनली, जो कि होती है $350 की। इट्स अ वन टाइम एनरोलमेंट फी। दूसरा होता है एग्जाम फीस, जो कि होता है डिवाइडेड बिटवीन अ स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन एंड अ लेट रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मई का एग्जाम देना है 2025 का, तो एक सर्टन टाइम तक अर्ली रजिस्ट्रेशन या स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन चल रही होती है, जो कि एग्जाम से 6-7 महीने पहले का एक पीरियड होता है।
उसके बाद में स्टैंडर्ड शुरू हो जाती है और एग्जाम के 3 महीने तक वो एप्लीकेबल होती है। यानी अगर मेरा मई में पेपर है तो आई थिंक मार्च के बाद अप्लाई नहीं कर सकते हो इवन इन लेट रजिस्ट्रेशन, तो इसका ध्यान रखना। एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट, जो आपकी अर्ली रजिस्ट्रेशन या स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, उसकी फीस होती है $1000 और ये बढ़ जाती है इन द केस ऑफ लेट रजिस्ट्रेशन जो कि हो जाता है $1290। तो $990 अगर आप स्टैंडर्ड दे रहे हो, अगर आप लेट भर रहे हो तो $1290। वन टाइम एनरोलमेंट फी सिर्फ एक ही बार लगती है पूरे लाइफ में और ये देना ही पड़ता है अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई भी इंसान लेट रजिस्टर नहीं करेगा, स्टैंडर्ड में ही अप्लाई करेगा। तो $990 हो गए प्लस $350 वन टाइम एनरोलमेंट, यानी कि $1340 यू हैव टू पे अगर आप पहली बार CFA लेवल 1 अटेम्प्ट करने जा रहे हो। अगर दूसरी बार देते हो या लेवल 2 देते हो या लेवल 3 देते हो तो $990 ही लगेंगे। एक बहुत ज़रूरी पार्ट जो आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता है, पिछले 2 साल या 3 साल के अंदर CFA ने इंडिया के जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं उसकी जो एग्ज़ाम फ़ी होती है उस पर GST लगाना भी शुरू कर दिया है। यानी इफ आई एम पेइंग लेट्स से $990 कि मैंने एक बार पेपर दे दिया है, अब मैं लेवल 2 देने जा रहा हूँ, आई हैव टू पे $990 स्टैंडर्ड फीस। इट्स नॉट ओनली 990, इट्स गोइंग टू बी $990 प्लस 18% GST जो कि हर बच्चे को देना पड़ेगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, यार अगर मैं CFA दे रहा हूँ, ठीक है, आई विल पे द GST अमाउंट, अगर मैं अपने पापा के फर्म के अकाउंट से पे करूँ या अगर मेरे किसी फ्रेंड के फादर है जो बिजनेस कर रहे हैं उनके वहाँ से पे करूँ तो क्या मैं वो GST क्लेम कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। लेट्स से ईशान अरोड़ा एग्जाम देने गया CFA का। अब इवन दो ईशान अरोड़ा रन्स फिनलैडर, वो फिनलैडर के इवन दो GST है फिनलैडर का, वो फिनलैडर के थ्रू अगर पे करता है वो GST क्लेम नहीं कर सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ तभी GST क्लेम कर सकते हो अगर आपका खुद के नाम पे GST है, यानी कि ईशान अरोड़ा का खुद का GST होना चाहिए एज अ सोल प्रोपराइटर, जो कि 99.9% स्टूडेंट्स का नहीं होता है और नहीं ही हो पाएगा मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर। पर्सनली स्पीकिंग आई हैड माई ओन GST, तो मैंने जब अपना पेपर दिया था लेवल 2 का, जब मैंने पेपर दिया था उस टाइम पे मैंने क्लेम कर लिया था बिकॉज आई वॉज ऑल्सो रनिंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड आई वॉज अ कॉन्टेंट क्रिएटर। तो मेरे इनकम जो आती थी आई हैड टू टेक अ GST ऑन दैट मेरे ही नाम पे। तो जब ईशान अरोड़ा ने ही पेपर दिया और ईशान अरोड़ा का खुद का GST था तो आई वॉज एबल टू क्लेम दैट 18%। वो आप तभी कर सकते हो जब आपका खुद का GST है, अदरवाइज यू कैन नॉट क्लेम इट एंड मेजोरिटी ऑफ द केसेस में यू वोंट बी एबल टू क्लेम इट। एक और बहुत ही कॉमन मिथ है कि मेरे अगर कोई रिलेटिव है जो इंडिया में नहीं रहते हैं, US में रहते हैं या मेक्सिको में रहते हैं या कहीं भी XYZ जगह पे रहते हैं, अगर वो मेरे बदले में पे करेंगे तो क्या GST नहीं लगेगा बिकॉज वो तो नहीं है इंडिया के अंदर। इट डजेंट मैटर आपका एग्ज़ाम कहाँ पे है, एग्ज़ाम सेंटर या आप कहाँ के हो वो मैटर करता है। तो इवन दो अगर कोई बाहर रहता है आपका फैमिली का या फ्रेंड जो इंडिया में नहीं रहता वो पे करे तब भी यू हैव टू पे द 18% GST। माई शॉर्ट रिकमेंडेशन इज ट्राई टू इग्नोर दिस पार्ट। अब GST देना है तो देना ही पड़ेगा, यू कांट रन अवे फ्रॉम इट। तो इसमें लूप होल्स ढूंढने की कोई कोशिश मत करना। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट एवरीथिंग। बेसिकली आप इस 18% को एस्केप नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस आपके नाम का खुद का GST है। जल्दी से मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से 10 सब्जेक्ट्स होते हैं जो CFA में आपको पढ़ाए जाएंगे। इसकी वेटेज चेंज होती रहती है लेवल टू लेवल, सो वेटेज अभी समझना जरूरी नहीं है बिकॉज कोई लेवल 2 दे रहा होगा, कल को कोई लेवल 3 दे रहा होगा, कोई 1 दे रहा होगा। सो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 की वेटेज आपको बता देता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर बिकॉज मेजॉरिटी लोग लेवल 1 ही दे रहे होते हैं। देयर विल बी सम हु विल बी गिविंग लेवल 2 एज वेल, बट उनको धीरे धीरे काफी नॉलेज हो जाती है ऑलरेडी, सो दे विल बी एबल टू फिगर आउट द वेटेज। बट लेवल 1 वाले जो बच्चे हैं वो पहली बार दे रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि वेटेज क्या होगी और सब्जेक्ट्स 10 जो होते हैं CFA में वो कौन से होंगे। तो सबसे पहले होता है एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, इसकी वेटेज इज हाईएस्ट, 15 to 20% वेटेज होती है इसकी। देन यू हैव क्वांट्स जिसकी 6 to 9% होगी, इकोनॉमिक्स 6 to 9% अगेन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 11 to 14% होती है। देन कॉर्पोरेट इशूअर्स 6 to 9%, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की होती है 11 to 14%। देन यू हैव फिक्स्ड इनकम जिसकी 11 to 14% दोबारा उतनी ही है। डेरिवेटिव्स की रिलेटिवली कम होती है 5 to 8%। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स एक और सब्जेक्ट है जिसकी 7 to 10% वेटेज है। एंड देन यू हैव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जिसकी 8 to 12% होती है। जो लेवल 1 एग्जाम होता है वो साल में 4 बार होता है। I've covered the fees, I've covered the subjects, I've covered the weightage। अब रहती है बात रिगार्डिंग द टाइप ऑफ एग्जाम। 180 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 180 क्वेश्चन, ऑल आर गोइंग टू बी MCQ। 3 ऑप्शन होंगे उन MCQs के अंदर। टोटल जो पेपर आपका चलता है वो 4.5 घंटे का होता है, यानी 270 मिनट्स का।
135 मिनट्स के आसपास यू कैन टेक एन ऑप्शनल ब्रेक, जो कि मोस्टली लोग लेते ही हैं। सो 135 मिनट्स यानी कि आपका आधा एग्जाम जब खत्म होगा यू कैन टेक एन ऑप्शनल ब्रेक ऑफ 20 to 30 मिनट्स। उसके बाद में दोबारा वो टाइमर शुरू हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेवल 1 एग्जाम इन डिटेल। अब जल्दी से बात करते हैं लेवल 2 एग्जाम की। लेवल 2 जो होता है वो साल में 3 बार होता है, मई के अंदर, अगस्त के अंदर और नवंबर के अंदर। इसमें भी वही 10 सब्जेक्ट्स है जो आपके लेवल 1 में होते हैं, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। एंड साथ ही साथ एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट, वेटेज थोड़ी सी अलग होती है, मोर और लेस। जिसमें पहले वेटेज ज़्यादा थी लेवल 1 के अंदर, वही अभी भी ज़्यादा होते हैं, बट थोड़ी चेंज हो जाती है वो वाली वेटेज। ये एग्जाम होता है 4 घंटे 24 मिनट का, विच इज़ मोर और लेस द सेम एज लेवल 1। इसके अंदर भी आप बीच में एक ब्रेक ले सकते हो, ऑप्शनल ब्रेक होता है वो सेम जिसे लेवल 1 के अंदर होता है। बट डिफरेंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इवन दो MCQs होते हैं बट यू गेट विगनेट्स इन द एग्जाम। 22 विगनेट्स आते हैं विद 4 क्वेश्चंस इन ईच ऑफ देम। अब ये विगनेट क्या है, बहुत ही सिंपल है यार। इंग्लिश के अंदर जब हम पेपर देते हो स्कूल का, तो एक ना पैसेज आता था, पैसेज के नीचे होते थे 4 5 6 क्वेश्चन। तो इसमें भी सेम ही है, यू विल गेट 1 विगनेट, जो एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, बहुत लंबा, आई थिंक रफली 15 20 25 लाइनें, कुछ ना कुछ टेबल साथ में दिया होता है, और उसके बेसिस पे आपको 3-4 क्वेश्चन बना के वो देते हैं। सो विगनेट उसको कहते हैं। इट्स स्टिल द सेम कॉन्सेप्ट एज लेवल 1, बट इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन अलग अलग नहीं है, सारे क्वेश्चन एक बड़ा सा पैराग्राफ होता है और उसी के फॉलो थ्रू में 4 क्वेश्चन होते हैं। एक कॉमन मिथ ये है कि अगर मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे चारों नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है। चारों अलग कॉन्सेप्ट्स पे होते हैं। सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अगर एक नहीं भी आता तब भी आप 3 ठीक कर सकते हो। तो वो वाला मिथ अवॉइड करना, ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी रजिस्ट्रेशन फी, स्टैंडर्ड फीस, लेट फीस, सब कुछ इज द सेम। GST इज एप्लीकेबल, बट यहाँ पे एनरोलमेंट फी, जो वन टाइम एनरोलमेंट फी होती है $350 की, वो आपको पे नहीं करनी है, इट्स ओनली वन टाइम। अब बात करते हैं लेवल 3 की, जो होता है साल में सिर्फ और सिर्फ 2 बार, फरवरी में और अगस्त में। बट यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है, और मेजर डिफरेंस है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स। मैंने बात किया कि 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, एथिक्स होता है, फिक्स्ड इनकम होता है, डेरिवेटिव्स होता है। लेवल 2 में भी वही होता है, बस वेटेज चेंज होती है। यहाँ पे द गेम कंप्लीटली चेंजेस। लेवल 3 मोस्टली फोकस करता है वेल्थ मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर। तो यहाँ पे होंगे सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स। क्या वेटेज होगी और क्या नाम है उनके, वो आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे। तो एक होगा एसेट एलोकेशन, जिसका वेटेज होगा 15 to 20%। देन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, अगेन 15 to 20%। देन होगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सबसे छोटा सब्जेक्ट यही है, 5 to 10%। देन डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट 10 to 15%। उसके बाद एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, अगेन 10 to 15%। एंड देन एक सब्जेक्ट होता है पाथवेज, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और प्राइवेट मार्केट्स या प्राइवेट वेल्थ में से आप जो चूज करो वो वाला। इसकी वेटेज होती है 30 to 35%। ये एग्जाम भी 4 घंटे 24 मिनट का ही है, जस्ट लाइक लेवल 2, विद एन ऑप्शनल ब्रेक इन बिटवीन, साल में 2 बार। और जो आखिरी आपका पार्ट मैंने बताया 30 to 35% वेटेज वाला, पाथ फेज वाला, उसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो आउट ऑफ द 3 विच आई टोल्ड यू। एक खास बात यह है कि CFA के अंदर बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप कितनी बार भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जो भी आपको नहीं आता है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो हमेशा छोड़ के मत आना कभी भी, हमेशा अटेम्प्ट करके जरूर आना। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि शायद गलत वाला ही आप जो चूज करो वो ठीक हो जाए। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ फॉर समवन हु क्लियर्स द एग्जाम इन लेट्स से 1 अटेम्प्ट, लेवल 1 भी एक बार में क्लियर कर लिया, लेवल 2 भी एक बार में क्लियर कर लिया, लेवल 3 भी एक बार में क्लियर कर लिया, अलॉन्ग विद द कोचिंग या फिर बुक्स का खर्चा या कैलकुलेटर जो आपको लेना पड़ता है, टोटल स्पेंडिंग व्हेन यू क्लियर CFA इन ऑल वन शॉट अटेम्प्ट्स इज यूजुअली अराउंड 4 lakhs to 5 lakhs, कंसिडरिंग आप कोचिंग भी ले रहे हो, जो कि मोस्टली लोग लेते ही हैं फॉर दिस एग्जाम। तो ये टोटल खर्चा होता है, विच इज लेस दैन योर MBA, एंड लेवल 2 के बाद ही यू कैन गेट अ गुड प्लेसमेंट। तो वो कॉस्ट भी कवर अप हो जाती है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत लोग बोलते हैं यार CFA कहाँ से प्रिपेयर करें, FRM कहाँ से प्रिपेयर करें, फाइनेंशियल मॉडलिंग कहाँ से प्रिपेयर करें, या कोई शॉर्ट टर्म कोर्स हमें करना है वो हम कहाँ से प्रिपेयर करें। सो वी एट फिनलैडर वी कवर ऑल दीज कोर्सेज इंक्लूडिंग CFA लाइव क्लासेस के साथ में। फॉर एवरी वन और एनी वन हु इज़ इंटरेस्टेड फॉर दिस, मैंने गूगल फॉर्म लगा दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप लेवल 1 की कोचिंग ढूंढ रहे हो, या फिर FRM की कोचिंग, या फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग या कोई और कोर्स करना चाहते हो फाइनेंस के अंदर, सो द गूगल फॉर्म इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन, वो आप देख सकते हो, एंड आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू। उसके बाद 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो ये कि हमको चार्टर होल्डर कैसे बनना होता है, कि CFA के एग्जाम तो क्लियर कर लिए, क्या मैं अपने नाम के आगे CFA लगा सकता हूँ, तो उसके लिए आपको CFA चार्टर लेना होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, वो मैं बताऊंगा। एंड सेकंड इज द कॉस्टिंग। कई लोग ना सोचते हैं कि यार 4-5 लाख भी बहुत ज़्यादा होगा हमारे लिए, अगले 3 साल में खर्च करना है, 4 साल में खर्च करना, तो क्या कोई इसकी स्कॉलरशिप नहीं होती? तो इसकी स्कॉलरशिप भी होती है, एंड आप आराम से चार्टर भी ले सकते हो। दोनों का प्रोसेस मैं जल्दी से बताने वाला हूँ, उसको मिस मत करना। बट बिफोर आई प्रोसीड, एक बहुत ज़रूरी पार्ट, कोई भी क्वेश्चन है वो तो डाल ही देना कॉमेंट्स में, कॉमेंट्स इज फॉर यू, बट ध्यान रहे साथ ही साथ
अगर कोई भी टॉपिक रिकमेंडेशन है कि यार नहीं यार इस पे वीडियो बना दो या इस पे वीडियो बना दो, लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट्स, और मैं उस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ और बनाऊंगा आगे जाके जिसमें मैक्सिमम लाइक्स होते हैं। सो वो ड्रॉप डाउन करना बिल्कुल मत भूलना। तो यार जल्दी से बात करते हैं चार्टर की। सो इफ यू वांट टू गेट द चार्टर यू हैव टू सबमिट एटलीस्ट 4000 आवर्स ऑफ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, जो कि शुड बी कंप्लीटेड इन अ मिनिमम ऑफ 36 मंथ्स। और जाहिर सी बात है कि एक्सपीरियंस शुड बी सिमिलर टू व्हाट यू हैव डन इन योर सीएफए। सीएफए के अंदर मैंने बताया था कि कॉस्टिंग भी आप कम कर सकते हो बाय अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप। एक्सेस स्कॉलरशिप भी होती है, प्रोफेसर स्कॉलरशिप भी होती है, विमेन स्कॉलरशिप भी होती है, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी होती है। सो इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कमेंट सीएफए स्कॉलरशिप, और मैं उसकी वीडियो भी अलग से बना दूंगा, बिकॉज आई डोंट नो अभी कितने लोग वीडियो देखना चाहेंगे और अननेसेसरली मैं वीडियो भी स्ट्रेच नहीं करूंगा। सो जस्ट कमेंट सीएफए स्कॉलरशिप और उसकी भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा ऑन हाउ यू कैन पे लिटरली लेस दैन 60-70% इफ़ यू आर गिविंग द सीएफए एग्जाम। अब लास्ट बात करता हूँ कि सीएफए किसको देना चाहिए और उसके बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। देखो यार मैंने बहुत ही ओपनली आई थिंक प्रीवियस वीडियोज में भी बोला है दैट सीएफए इज द बेस्ट फाइनेंस कोर्स इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, इन द वर्ल्ड। और इनफैक्ट ये यूएस का ही एग्जाम होता है। तो मेरे हिसाब से तो इसके आसपास बिल्कुल क्लैरिटी है दैट इफ़ यू आर अ फाइनेंस पर्सन हु रियली वांट्स टू गेट अ गुड जॉब, इसमें इंटरेस्ट रखते हो, एस्पिरेशन रखते हो, तो फिर आपको सीएफए देना ही चाहिए। ये कोई भी एमबीए का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये कोई भी एमबीए नहीं है कि कई लोग पूछते हैं कि अगर मैंने एमबीए कर लिया तो क्या सीएफए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। ये एक अलग चीज़ है, अलग कोर्स है। इनफैक्ट इसमें इतना फाइनेंस होगा कि आप 4 साल के एमबीए में भी वो कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना इस वाली बात को, ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि यार अगर मैंने ये कर लिया तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। इट्स नॉट लाइक दैट। बट ये आपको जितना फाइनेंस सिखाएगा और इसकी जितनी वैल्यू है इन द जॉब मार्केट, इट्स इनकम्पेरेबल और वो बहुत ज़्यादा है। सो आई वुड रिकमेंड कि जो भी लोग फाइनेंस में इंटरेस्टेड है उनको सीएफए डेफिनेटली देना चाहिए। द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, दे आर वेरी गुड आफ्टर लेवल 2। मैंने पहले भी बोला था ये, लेवल 1 के बाद अगर आप डायरेक्टली जॉब्स ढूंढ रहे हो, कई लोग लिखेंगे कि लेवल 1 के बाद जॉब नहीं मिली, नहीं मिलती यार सिंपली। इतने सारे लाखों लोग अगर सीएफए दे रहे हैं, लेवल 1 बहुत लोग क्लियर करते हैं। दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ इट। लेवल 2 अगर आप क्लियर करते हो देन यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़, एंड लेवल 3 के बाद तो यू ऑल्सो गेट द चार्टर। तो वहाँ से तो अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है। पैकेज की अगर मैं बात करूँ लेवल 2 के बाद, लेट्स से आपने 3 साल की ग्रेजुएशन करी, 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस गेन करा हुआ है, एंड देन लेवल 2 भी क्लियर किया हुआ है। आई हैव सीन पीपल गेट 10 to 12 लाख और मोर इन वेरियस इन्वेस्टमेंट बैंक्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स या बाकी फाइनेंशियल फर्म्स के अंदर। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर डूइंग सीएफए। एंड अगेन एमबीए के साथ भी कर सकते हो, जॉब के साथ भी कर सकते हो। देयर इज अ मिथ कि सीएफए बहुत डिफिकल्ट है। नो, सीएफए इज लिटरली वेरी इजी। लेवल 1 तो बहुत ही इजी एग्जाम है। अगर किसी ने दिया हुआ है प्लीज़ हेल्प अदर्स, उनको बताओ कमेंट्स के अंदर कि लेवल 1 इज जेन्युइनली वेरी इजी। कंटेंट बहुत बड़ा है बट कंटेंट इजी है। ऑफ कोर्स यार 60-70 चैप्टर्स अगर आप कर रहे हो, 50 चैप्टर्स अगर आप कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ चैप्टर, 1-2 चैप्टर थोड़े मुश्किल होते हैं विदाउट अ डाउट, बट कुछ कुछ बहुत आसान भी होते हैं। इन सब्जेक्ट्स लाइक कॉर्पोरेट फाइनेंस, इक्विटी, ethics, they're very easy. Some are slightly difficult for a few people, cons, fixed income maybe, but otherwise it's very doable and very easy. In fact, the pass percentage of all the 3 levels, ऐसा नहीं कि level 1, level 2 या level 3 का अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ कोर्स होता है, बट लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों के जो पास परसेंटेजेस है वो 40% के आसपास ही रिवॉल्व करते हैं। यानी कि अगर 100 लोग एग्जाम देंगे तो 40 तो क्लियर करेंगे ही, विच इज़ स्टिल अ वेरी गुड नंबर। अगर आप इसको सीए से कंपेयर करते हो या कितने लोग आईएएम एंटर कर पाते हैं आफ्टर गिविंग द एमबीए और कैट एग्जाम, तो उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत ज़्यादा नंबर है। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड, एंड जितना ज़्यादा ये नंबर इतना के पास ही रहेगा, इट्स गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी सीएफए की वैल्यू को भी और कितने लोग उसको क्लियर कर सकते हैं उसको भी। सो डू ट्राई एंड गिव इट। आई हैव कवर्ड मोस्टली एवरीथिंग। सीएफए के आसपास जो भी चीज़ें हो सकती थी, कोई भी अभी भी डाउट रह गया, लेट मी नो इन द कमेंट्स। कोई टॉपिक रिकमेंडेशन है वो भी कमेंट में बता दो, और साथ ही साथ सीएफए स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो चाहिए वो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगेन। एंड मैंने जिन लोगों को कोचिंग चाहिए सीएफए की या पढ़ना है सीएफए, एफआरएम कुछ भी, उसका मैंने गूगल फॉर्म लगा दिया डिस्क्रिप्शन में। लेट मी नो अबाउट दैट एज वेल। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।